Assalamu alaikum, dear students. I am Subahat Gul, your physics teacher, and today's lesson from Unit 6, it is all about sources of energy that you have been studying in your previous classes as well. आप अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी हमें किन किन सोर्सेज से हासिल होती है या हम कहाँ कहाँ से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक एनर्जी यूजेज पहले बताया हुआ है। अगर आप ज़रा ये फिगर देख लें तो इसमें इन्होंने हमें बताया है कि एनर्जी जो है हम सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल को यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना। तकरीबन 40% है, 40% हम अपनी एनर्जी हासिल करते हैं ऑयल से, ठीक है ना। इसके अलावा फिर इन्होंने हमें बताया है यहाँ नेचुरल गैस और कोल से 23.3%, यानी सबसे ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, उसके बाद कोल यूज़ होता है, फिर हमारे पास नेचुरल गैस यूज़ होती है 22.5%, यानी कि 100 में से हम 22.5% जो है गैस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है, हाइड्रो पावर एनर्जी यूज़ होती है, और ये अदर इन्होंने कहा है, लेकिन अदर के लिए इन्होंने कोई मेजरमेंट नहीं बताई हुई, यानी इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है कुछ माइनर सी परसेंटेज तो वो अदर्स में आ जाती है, ठीक है ना। तो सबसे कम हम जो है अदर सोर्सेज या हाइड्रो सोर्सेज यूज़ करते हैं। हाइड्रो यानी जो पानी से हमें एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा हमारा ऑयल यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आप अपनी एनर्जी जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज नेचुरल होते हैं, कुछ सोर्सेज हमने खुद अपने लिए बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इनको अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला सोर्स जिसे हम नेचुरल सोर्स कह सकते हैं, इट इज़ फॉसिल फ्यूल्स, या हम इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर मैं इनको ब्रॉडली बात करूं तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल, जिनको आप दोबारा से हासिल कर सकते हैं, जो इस्तेमाल हुए लेकिन आपको दोबारा मिल सकते हैं, और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल, जो आपको दोबारा नहीं मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़मीन के अंदर आपके पास, अब मैं नॉन रीन्यूएबल की पहले बात करूँ तो वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। जैसे ज़मीन के अंदर आपके पास कोयला मौजूद है, ऑयल मौजूद है, नेचुरल गैसेस मौजूद हैं। ये आपने जितनी निकालनी बस वो निकलती जाएंगी, वो ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। वो आपको दोबारा से नहीं मिलनी है, एक दफ़ा आपने यूटिलाइज़ कर ली, बस वो ख़त्म हो गई। आपको वो रिसोर्सेज जो हैं वो उनमें ना इजाफा हो रहा है, ना वो आपको मज़ीद मिलनी है, ठीक है ना। तो ये सोर्स नॉन रीन्यूएबल है, जिनको आप दोबारा से हासिल नहीं कर सकते, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं वो रीन्यूएबल होते हैं। जैसे आपको सनलाइट मिल रही है, आज आपने सूरज की धूप इस्तेमाल कर ली है, कल आपको फिर से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, और इनमें आप देखें सबसे पहले हमारे पास, अब पहले हम देख रहे थे फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं। तो फॉसिल कहते हैं जो पुराने प्लांट्स या पुराने एनिमल्स, बहुत बहुत पुराने, मिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी बात हम कर रहे हैं, तो वो ज़मीन के अंदर किसी वजह से दफन हो गए और वो फिर कन्वर्ट हो गए फ्यूल्स में, तो फिर उन फ्यूल्स को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और ये जो बहुत पुराने प्लांट्स या एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। जो उनकी रिमेन्स हमें मिलती हैं, हम उन्हें फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, ऑफ मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट लाइफ नाउ कोल। इन जो पुराने प्लांट थे, जो प्लांट लाइफ जो ज़मीन में दफन हो गई, उससे अब हमें कोयला मिलता है या कोल मिलता है, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल लाइफ, और जो पानी के समुद्री जो आबी हयात थी, वो ज़मीन के अंदर दफन हो गई या फॉसिल बन गए हैं, तो उनसे जो हमें फ्यूल्स मिलते हैं वो कौन से हैं, नाउ गैसोलीन एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। जो आपको ऑयल्स वगैरह और नेचुरल गैस मिलते हैं, वो आपको एक्वेटिक एनिमल लाइफ से मिलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कोल है, तो कोल के बारे में आप जानते हैं वो क्या है, और काफ़ी अरसे तक वो तो आपकी अब थोड़ा सा कोल का इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि कम हो गया। उन्होंने आपकी ट्रेन्स को, आपकी शिप्स को, आपकी इवन आयरन करने के लिए, प्रेसिंग के लिए आपकी कोयले वाली स्टील इस्तेमाल होती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक मसला ये है कि कोयला जो है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है आपके एटमॉस्फेयर में।
सेकंड हमारे पास आ जाता है ऑयल। तो ऑयल आप जानते हैं, ऑयल आपकी ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल कहते हैं खाम तेल। खाम तेल क्या होता है, जो आप ज़मीन के अंदर से तेल निकालते हैं ना, तो उसके अंदर सारे ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, टर्पेंटाइल ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर मिक्स होती हैं। जैसे यहाँ इनका क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इनटू मैनी डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स सच एज गैसोलीन, जेट फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल। डिफरेंट किस्म के ऑयल जो हैं वो आपके पास आपको ज़मीन के अंदर से जो निकलता है वो खाम तेल होता है, और फिर आप उनको रिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंट ऑयल्स आप उसमें से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये लिमिटेड रिजर्व्स हैं हमारे पास यानी ऑयल के, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ऑयल होता है दुनिया में। और जिन कंट्रीज़ को ऑयल मिल गया था वो तो माला माल हो गए थे आइकन से। मतलब बहुत उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया इस ऑयल की वजह से। ठीक है ना, और अभी भी आप जानते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज से लेते भी हैं हम, ठीक है, ऑयल, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ऑयल ही है। ठीक है, और कोल की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास आ जाती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, जो ज़मीन से गैस निकलती है उसे कहते हैं नेचुरल गैस, और आप उसको भी फिर रिफ़ाइन कर लेते हैं, उसमें से अपने इस्तेमाल के लिए गैस निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में भी गैस के जो है ज़खायर मिले हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास अब यहाँ पर आप अगर फिगर में देख लें तो प्लांट्स हैं, प्लांट से आपको कोल मिलता है, और कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली पैदा करते हैं। ठीक है ना, या इन्होंने यहाँ आपको बताया है प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिजम्स, जो पुराने जानवर थे, प्री हिस्टोरिक यानी तारीख से भी पहले के, यानी बहुत पुरानी हम जब बात करते हैं तो उनसे हमें वो जो ज़मीन के अंदर उनके फॉसिल्स थे उन वो कन्वर्ट हुए फ्यूल में, उससे हमें पेट्रोलियम मिलता है, और उस पेट्रोलियम को हम इस्तेमाल करते हैं कार फ्यूल में। इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिए है, इसके अलावा देयर आर मल्टीपल यूजेज ऑफ दीज फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है ना, फिर एक और इन्होंने हमें बताया है बायोमास। तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप इंशाल्लाह बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि बायो मीन्स लाइफ, बायो कहते हैं लाइफ को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स से जो आपको एनर्जी मिलती है डैट इज़ बायोमास। ठीक है, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर है, आपकी ज़राअत है, उससे आपको फूड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब ये फूड प्रोडक्ट्स ये आपकी लिविंग है ना, आपके प्लांट्स जो है लिविंग है, आप इन्हें खाते हैं। ठीक है ना, और उससे आप में क्या आती है, एनर्जी आ जाती है ना। ठीक है, और तो ये आपकी ये बायोमास है, क्योंकि आपको इससे एनर्जी मिलती है। इसके अलावा क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट्स आप खाते हैं और जो इसके अलावा जो रह जाता है वो फूड वेस्ट होता है ना, जो ज़ाया होता है, उसको आप उससे आपको मीथेन गैस मिल जाती है। ठीक है, आप उसको उससे अपने लिए वो बना लेते हैं। चलिए, आई एम फॉरगेटिंग इट, आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ यानी डिफरेंट, ये भी इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। So bioenergy is energy from living things. The term biomass refers to the material from which we get bioenergy, and biomass is produced when the sun's solar energy, अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, देखें, जब आपकी सोलर एनर्जी जो है वो पड़ती है आपके प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जो कि आपके सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपके फूड में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स होने में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, और उसी को फिर आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, और सिंपलेस्ट प्रोसेस एम्प्लॉयड टू मेक यूज ऑफ एनर्जी इज ईटिंग। सबसे सिंपल प्रोसेस जो बायोमास का वो ये है कि आप खाते हैं और आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है ना, एक और आपके पास सोर्स है वो जियो थर्मल एनर्जी। अब हम ये तो कुछ सोर्सेज थे जो हमें बाकी भी नेचुरल हैं, बट ये जो हमारे पास, अब हम इनको थोड़ा सा हमें इन पे मेहनत करनी पड़ती है। पहला इन्होंने हमें बता दिया जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी आपको नाम से पता चल रहा है, जियो कहते हैं अर्थ को, और थर्मल मैंने आपको कहा था जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ होता है ये हीट को रेफर करेगा। ठीक है ना, टेम्परेचर को, हीट को। तो जियोथर्मल यानी कि अर्थ की जो हीट है। तो अर्थ की हीट क्या है, अर्थ के अंदर आप जानते हैं कि इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी ज़मीन के अंदर मौजूद है, अर्थ कोर के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखें, इस थर्मल एनर्जी को निकालते हैं और इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, इस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है विंड एनर्जी।
विंड एनर्जी आप जानते होंगे कि जहाँ आपका समंदर की तह ख़त्म होती है उसके नीचे फिर ज़मीन के अंदर आग है, ठीक है ना, हीट है, हरारत है। तो इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है विंड एनर्जी। हवा चलती है तो हम उससे भी अपनी एनर्जी को वो भी इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। विंड कहते हैं चलती हुई हवा को। तो आप जानते होंगे विंड टरबाइंस के बारे में, जो बड़े बड़े टरबाइंस लगे होते हैं और वो हवा की मदद से वो चलते हैं, घूमते हैं, रोटेट होते हैं और उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ठीक है ना। उस प्रोसेस में क्या होता है कि एक लार्ज एटम जो है, लार्ज एटम जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, यूरेनियम या पोलोनियम, ये कन्वर्ट हो जाता है दो स्मॉल एटम्स में। यूरेनियम है फॉर एग्जांपल, तो दो एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है ना, और छोटे साइज के एटम्स होते हैं। और उन एटम्स में क्या होता है कि वो जब कन्वर्जन होती है तो उसके साथ आपको मिल जाता है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने अर्थ विंड, हवा चलती है, विंड मिल आप इस्तेमाल करते हैं और फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अच्छा, तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट के ये जो आपका लार्ज एटम यूरेनियम है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल एटम्स में, ठीक है। और जो कुछ आपके पास जो मास है ना, वो मास में डिफरेंस आ जाता है, वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है ना। ज़ाहिर है एक बड़े एटम से छोटे छोटे एटम बन रहे हैं, थोड़ा सा मास डिफरेंस आ जाता है, एग्जैक्ट चीज़ नहीं बनती है, और थोड़ा सा जो मास डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये यूरेनियम है। जब आप इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन आप जानते हैं ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम के ऊपर जब आप न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो उससे दो लाइटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है, और तीन न्यूट्रॉन और थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इस थर्मल एनर्जी को फिर हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्टीमर या बॉयलर में, जहाँ पर हम अपने लिक्विड को बॉयल करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उस स्टीम की मदद से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। आप वैसे भी अगर यूट्यूब पे कहीं पे सर्च कर लें कि हाउ टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम स्टीम, तो आपके पास उसके मिनी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आप उसको बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है सोलर एनर्जी। दिस इज़ अ वेरी कॉमन टाइप जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सोलर एनर्जी क्या है, जैसे आपके स्कूल में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो कन्वर्ट करते हैं इस सनलाइट को एनर्जी में, ठीक है, या उन सोलर पैनल्स को हम फोटोवोल्टेइक सेल्स भी कहते हैं। तो वो कन्वर्ट करते हैं इस सोलर एनर्जी को, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ 100% फ्री। आपने एक दफ़ा उसको लगा लेना है, आपके इंस्टॉलमेंट का खर्चा है, उसके बाद आपको वो एनर्जी फ्री में मिल रही है बस, ठीक है ना। कोई आपके पास उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं आते हैं और इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली और इससे कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होती है। ये बहुत बेहतरीन सोर्सेस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन ये वही डैम वाली एग्जांपल है। डैम में क्या होता है, आपके पास वाटर रिजर्वायर होता है, वहाँ से पानी गिरता है, डैम से आता है, ठीक है, और नीचे उसमें टरबाइंस लगे होते हैं, वो टरबाइंस रोटेट होते हैं, उन टरबाइंस के रोटेट होने से जनरेटर चलते हैं और जनरेटर चलने से आपके पास एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है ना। और हमारे कंट्री में भी डैम्स बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डैम की मदद से जनरेट होती है, ठीक है। ये आपका आज का लेसन था, आप इसको पढ़ लें, डिटेल में पढ़ें, जो आपको समझ नहीं आती है वो आप हमें बताएं। मोस्टली डैम्स वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर आपके पास बारिश ज़्यादा होती है या दरिया होते हैं, उनके रास्ते में आप डैम बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बात यह है कि एक तो डैम इट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है ना, बहुत बड़े डैम्स, आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उस पर पैसा लगाना पड़ता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। हमें पहले नहीं मालूम था लेकिन अब हम जान चुके हैं कि हम मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर्स हैं या दरिया बहते हैं, तो वहाँ पर हमने एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं। वो क्या करते हैं कि आपके उस वाटर फ्लो को कन्वर्ट कर देते हैं, उस एनर्जी को, हाइड्रो